हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग उत्तराखंड की परीक्षावाणी पर काम कर रहे हैं और अध्याय नंबर 6 में हम लोगों ने काम किया है राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य और कुछ संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों पर। अब इसी में अध्याय नंबर 6 में जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर जी। अध्याय नंबर 6 में ही कहीं पर लिखा होगा, देखना एक दो पेज के पास आगे पीछे करके देखना या पहले ही पेज के बाद देखना, वनों के प्रकार। परीक्षावाणी में देखना कहीं पर लिखे होंगे वनों के प्रकार। वनों के प्रकार में हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो वनों के प्रकार है, किस प्रकार के यहाँ से प्रश्न बनते हैं, केवल उतनी ही बात बताएंगे आपको जो प्रश्न उठकर चलते हैं जी। बाकी अनावश्यक चीजें से मत पढ़ना आप लोग जी, क्योंकि मैटर ज्यादा हो जाएगा, वो मन में रुकेगा नहीं फिर। तो उपोष्ण कटिबंधीय वन, ये वन 750 से 1200 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसमें उत्तरांचल का पूरा उप हिमालय क्षेत्र आता है। साल इन वनों का मुख्य वृक्ष है। इन वनों का मुख्य वृक्ष साल है और 750 से 1200 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तरांचल का पूरा उप हिमालय क्षेत्र इसमें आता है, जो उपोष्ण कटिबंधीय वन में हम लोग देख रहे थे। अब इसी में देखो जरा, और कोई पॉइंट है क्या? देखो जरा, यहां पर हम लोगों को एक वृक्ष और अंडरलाइन करके चलना। साल वृक्ष तो मुख्य है, ये बांस को भी अंडरलाइन कर देना। उपोष्ण कटिबंधीय साल वृक्ष है और बांस वृक्ष है मुख्य वृक्ष, और 750 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है, ये बात अंडरलाइन रखनी केवल। नंबर 2, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। तो वनों के प्रकार में उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन है, और इनमें देखो दो वृक्ष मुख्य उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन में, एक ढाक और एक जामुन और बेर, तीनों को कर लेना। ढाक, जामुन और बेर उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन है। ये वन 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां कम वर्षा होती है। 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। आगे देखो नंबर 3 पर, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। और देखो इसी में ध्यान देकर चलेंगे, उत्तरांचल में 1500 मीटर की ऊंचाई तक के ऐसे वन शिवालिक श्रेणियों और दून घाटी में पाए जाते हैं। तो 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऐसे वन मिलते हैं जो शिवालिक श्रेणियों और कहां मिलते हैं जी? दून घाटी में मिलते हैं। 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले वन। देखो जरा, इसी में देखो कौन सा वृक्ष मुख्य? सागौन। सागौन वृक्ष मुख्य है किसमें जी? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन में। और एक क्या है जी? सहतूत। सहतूत और सागौन दोनों को अंडरलाइन करके चलेंगे हम लोग यहाँ पर जी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन में। एक मिलता है जी यहाँ पर जी कोणधारी वन। कोणधारी वन है 900 से 1800 मीटर। 900 से 1800 मीटर में हम लोग जो देखते हैं कोणधारी वन है। इन वनों का मुख्य वृक्ष है चीड़। चीड़ इन वनों का मुख्य वृक्ष है, जो कोणधारी वन को हम लोग पढ़ते हैं। तो कोणधारी वन में हम लोग ध्यान रखेंगे चीड़ मुख्य वृक्ष है। और ये देखो कोणधारी वन, ये उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय के बीच के वन है। उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध के बीच के वन कौन है जी? कोणधारी वन है। अब देखो पर्वतीय शीतोष्ण वन। पर्वतीय शीतोष्ण वन में देखो जरा, ये वन 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। पर्वतीय शीतोष्ण में बात कर रहे हैं हम लोग। पर्वतीय शीतोष्ण में बात कर रहे हैं हम लोग कि ये वन 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं पर्वतीय शीतोष्ण। इनमें मुख्य वृक्ष ध्यान रखेंगे, इसके दक्षिणी ढालों पर बांज वृक्ष मिलता है। बांज की प्रधानता इंपोर्टेंट है ये यहां पर भी। तो बांज वृक्ष इसके दक्षिण ढालों पर मिलता है पर्वतीय शीतोष्ण में। इसके अतिरिक्त देखो जरा, यहां पर ध्यान देंगे ओक। ओक वृक्ष की 3 मुख्य प्रजाति है, एक बांज, एक मोरू, एक खिरशु। बांज, मोरू और खिरशु, ये किसकी मुख्य प्रजाति है जी? ओक की मुख्य प्रजाति कौन है जी? बांज, मोरू और खिरशु है। उप एल्पाइन और एल्पाइन वन, ये 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं। 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं उप एल्पाइन और एल्पाइन वन, जो हम लोग देखकर चले। उप एल्पाइन और एल्पाइन में मुख्य वृक्ष कौन सा है? बर्च और देवदार। बर्च और देवदार मुख्य वृक्ष है उप एल्पाइन और एल्पाइन में। बर्च कैसा है? बर्च को भोजपत्र वृक्ष भी कहते हैं, भोजपत्र भी कहते हैं। बर्च कहे या भोजपत्र कहे हम, भोजपत्र।
बर्च का नाम ले या भोजपत्र का नाम ले, हम लोग देख कर चले। बुरांस, बुरांस एक राजकीय वृक्ष है जो उत्तराखंड का, ये भी उप एल्पाइन या एल्पाइन में शामिल है। और देखो ये वृक्ष तेल युक्त होते हैं, तेल युक्त होते हैं, यहाँ पर तेलनुमा वृक्ष होते हैं, जैसे देवदार के वृक्ष से तेल निकलता है जी। बर्च, भोजपत्र, भोजपत्र वही वृक्ष है जिनके पत्तों पर पुराने समय में चिट्ठी लिखी जाती थी, पुराने समय वही है जी भोजपत्र या बर्च जी। आगे लिखा अल्पाइन झाड़ियां और घास के मैदान, केवल अंडरलाइन करने का काम बता रहे जी आज आपको जी, जहां से इंपोर्टेंट पॉइंट निकलते हैं। अल्पाइन झाड़ियां बहुत इंपोर्टेंट है जी फैक्ट। अल्पाइन झाड़ियां घास के मैदान कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं, इसकी ऊंचाई इंपोर्टेंट है, 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं अल्पाइन झाड़ियां व घास के मैदान। इसी में देखो जरा, इन ऊंचाइयों पर जूनिपर, विलो और रिब्स आदि प्रमुख वृक्ष उगते हैं। हम लोग देखकर चलेंगे इन ऊंचाइयों पर क्या मिलते हैं, जूनिपर, विलो और रिब्स, यहां पर हम लोग पढ़कर चलेंगे। और देखो जो वृक्ष रेखा से भी ऊपर तक पाए जाते हैं ये वृक्ष, जूनिपर, विलो और रिब्स, ये पाए जाते हैं वृक्ष रेखा से भी ऊपर तक ये वृक्ष देखने को मिलते हैं। इससे अधिक ऊंचाई पर घास के मैदान मिलते हैं, जिन्हें बुग्याल, प्यार, मीडो या अल्पाइन पास्चर कहते हैं। बुग्याल, प्यार, मीडो या अल्पाइन पास्चर क्या है जी, घास के मैदान है। बुग्याल, प्यार, मीडो क्या है जी, घास के मैदान। बुग्याल, प्यार, मीडो क्या है जी, घास के मैदान के नाम से ध्यान रखेंगे। क्या है ये, अगर प्रश्न पूछे तो 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर जो अल्पाइन झाड़ियां घास के मैदान मिलते हैं, उनमें बुग्याल, प्यार, मीडो या अल्पाइन पास्चर क्या कहलाते हैं, कोमल घास के मैदान है ऊंचाई पर जो मिलते हैं। अब देखो जरा आगे देखिए इसमें, अब देखो इन बुग्यालों में पशुचारण कराने वाले पशुचारकों को चल घुमंतु कहते हैं, अनवाल कहते हैं, पालसी कहते हैं, बखरखाल कहते हैं, लवड़िया कहते हैं, गुज्जर और गद्दी कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि बुग्यालों में जो पशुपालक आते हैं पशुचारण चराने के लिए, उन पशुचारकों को क्या क्या नाम देते हैं, चल घुमंतु, अनवाल, पालसी, बखरखाल, लवड़िया, गुज्जर व गद्दी, इन नामों से जाने जाते हैं जी पशुपालक। तो कहां पर ये 3000 से लेकर 3600 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। इन्हीं में हम लोग देखते हैं बुग्याल, प्यार, मीडो, कोमल घास के मैदान है। आगे लिखा मिला है जी 8 नंबर पर, टुंड्रा तुल्य वनस्पति 3600 से लेकर 4800 मीटर की ऊंचाई तक टुंड्रा तुल्य वनस्पति है। इन वनस्पतियों में देखो जरा, घास, काई, लिचेन आदि उगती है। टुंड्रा तुल्य वनस्पति कितनी ऊंचाई पर है, ये मुख्य पड़ेगा 3600 से लेकर 4800 मीटर तक। इतनी ऊंचाई पर सदैव बर्फ ढका रहता है। इससे हमें पता लगता है, इससे अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो सदैव बर्फ आच्छादित रहेगा। तो बर्फीला क्षेत्र मिलेगा, 4800 ऊपर से जाने पर सदैव बर्फ वहां पर देखने को मिलती है। तो टुंड्रा तुल्य वनस्पति की हाइट देखकर चलना। जो पॉइंट किताब में इंपोर्टेंट है केवल उतनी बात कर रहे हैं, आप लोगों को पढ़ने का बता रहे हैं हम लोग तरीका, केवल कि क्या छोड़ना और क्या पकड़ना जी आज इसमें जी। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ जी एक पॉइंट, ये उत्तराखंड का वनदाता या वनदान, यहां पर लिखा बांज वृक्ष, वनदान ना क्या करके वरदान लिखे इसे। उत्तराखंड का वरदान वृक्ष कौन सा है, बांज वृक्ष। बांज वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान वृक्ष बोलते हैं, और इसी वृक्ष को उत्तराखंड का हरा सोना कहते हैं। उत्तराखंड का हरा सोना, हरा सोना इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वृक्ष का प्रयोग अलग अलग प्रकार से होता है। इस वृक्ष से जूस भी हम लोग देखते हैं, घास के रूप में भी प्रयोग होता है इस वृक्ष का, अगर हम लोग, और खाद बनाने में भी प्रयोग होता है, और पशुओं को खिलाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस कारण से हम लोग देते हैं बांज वृक्ष को उत्तराखंड का हरा सोना कहते हैं। बांज कैसा वृक्ष है, ये अंडरलाइन रखना, मुख्य पॉइंट है। शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है, ये बात अंडरलाइन रखना। और इसका वानस्पतिक नाम क्या है, कवर्कस ल्यूकोटाइकोफोरा है। पूरे विश्व में इसकी कितनी प्रजाति, 40, और उत्तराखंड में इसकी कितनी प्रजाति, 5। दोनों पॉइंट याद रखना। शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है, वानस्पतिक नाम कवर्कस ल्यूकोटाइकोफोरा है, पूरे विश्व में 40 प्रजाति, और उत्तराखंड में इसकी 5 प्रजाति मिलती है। अब 5 प्रजाति कौन कौन सी उत्तराखंड में, सफेद, हरा या मोरू, भूरा या खरस, फलियांट या रियाज, ये किसकी प्रजाति है, ये बात याद रखनी है। सफेद, हरा या मोरू, भूरा या खरस, फलियांट या रियाज, ये किसकी प्रजाति है, तो हम लोग कहेंगे बांज वृक्ष की प्रजाति है। और देखो इसमें जरा, इस आदि वृक्ष को
राज्य में शिव की जटा कहते हैं। राज्य में शिव की जटा के नाम से किसे जानते हैं? तो शिव की जटा के नाम से हम लोग देखकर चलेंगे बांज वृक्ष को पुकारते हैं। अब देखो जरा आगे क्या पढ़ना है इसमें बांज वृक्ष में हमें। अब शिव की जटा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये राज्य की नदियों को अपने में समेटे, इसकी जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली पड़ी रहती है। और जो हम लोग देखते हैं बांज वृक्ष जो नदियों के किनारे पर होता है और बहुत दूर तक इसकी जड़ें फैली होती है, तो नदियों के किनारे पर ये मिट्टी के कटान को भी रोकने का काम करता है। मिट्टी के कटान को रोकने का भी काम कौन कर रहा है? बांज वृक्ष, जिसे शिव की जटा कहते हैं। उत्तराखंड में 5 प्रजाति, पूरे विश्व में इसकी 40। वनस्पति का नाम है इसका कवर्कस ल्यूकोटाइकोफोरा। कैसा वृक्ष है? शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है बांज एक। आगे चलते हैं। अब देखो इसका उपयोग लिखा है। इसकी लकड़ी का उपयोग ईंधन में, कृषि यंत्र के निर्माण आदि में किया जाता है। और इसके पत्तों का उपयोग पशुओं को खिलाने में, जैविक खाद बनाने में किया जाता है। इसके पत्तों का उपयोग जी, जो बातें बताइए केवल इतनी बात अंडरलाइन करना, बाकी बातें छोड़ दो सारी बीच में जितने भी छुड़वा जी। आगे चलो। वनों का प्रशासनिक विभाजन अंडरलाइन करेंगे इसे भी। वनों का प्रशासनिक विभाजन, राज्य में वनों का प्रबंधन नियंत्रण कुल 4 तरीके से होता है, जो अधोलिखित है नीचे लिखे। वनों का प्रबंधन व नियंत्रण 4 प्रकार से दिखा रहे जी नीचे। वनों के देखे वन विभाग के अधीन, फिर है राजस्व विभाग के अधीन। 2 प्रकार तो ये है। अब देखो प्रश्न क्या बनता है? वन विभाग के अधीन कितने वन है? तो राज्य के कुल वन का 68.6% वन क्षेत्र इसी श्रेणी में वन विभाग के अधीन है, 68.6% जी। और राजस्व विभाग में कितना पहुंच रहा है जी? राजस्व विभाग में, तो राजस्व विभाग में 12.54% है। राजस्व विभाग में 12.54% है। इन वनों में पशुओं को चराने और लकड़ी काटने की छूट मिली है यहाँ पर राजस्व विभाग में जी। तो यहाँ पर हमें याद रखना ये डाटा इंपोर्टेंट है कि राजस्व विभाग में कितना परसेंट है? 12.54। और वन विभाग के अधीन कितना है? तो 68.6% जी। देखो आगे जरा। फिर लिखा है यहां पर जी पंचायत के अधीन वन जो है देखकर चलेंगे। पंचायतों के अधीन वन 18.86% वन इस श्रेणी में आता है। इन वनों पर स्थानीय वन पंचायतों का नियंत्रण होता है। तो पंचायतों के अधीन कितने हैं? 18.86 है। और निजी और अन्य क्षेत्र में कितने हैं? 0.46% है। निजी और अन्य क्षेत्र में देखने को मिलते हैं हमें 0.46% वन, निजी व अन्य क्षेत्र में देखने को मिलते हैं 0.46। पंचायतों के अधीन 18.86 है। इन वनों पर स्थानीय वन पंचायतों का नियंत्रण है। और निजी व अन्य संसाधन में क्या मिलेंगे? 0.46% मिलेंगे, जो हम लोग देखकर चलते हैं। हम लोगों ने देखो कौन कौन से वृक्ष पढ़े हैं जी। वन विभाग के अधीन पढ़े, राजस्व विभाग के अधीन पढ़े। वन विभाग के अधीन कितने पढ़े? 68.06। और राजस्व विभाग में पढ़े 12.54। ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट है जी, देखकर चलना। और उसके बाद देखो पंचायतों के अधीन कितने? 18.86। और निजी व अन्य क्षेत्र के 0.46। कभी कभी इनका मिलान करवा लेता है पेपर में जी, इसलिए देखकर चलना। इन पॉइंटों को याद रखना है जी। वनों से लाभ, यहां पर मुख्य लाभ देखेंगे, बाकी छोड़ देंगे। अभी जो यहां पर याद करने के मुख्य लाभ देखेंगे बस, जो इंपोर्टेंट है। बाकी डिटेल और कहानी सारी छोड़ देंगे, जो कॉन्सेप्ट भी वो भी छोड़ देंगे। अभी आगे सारी चीजें पढ़ लेंगे जब अलग से। देखो जरा यहां पर एक लिखा है चीड़ वृक्ष। यहां से प्रश्न बन जाता है कभी कभी, चीड़ वृक्ष में लिसा मिलता है। चीड़ वृक्ष के लिसा से क्या बनता है? राल या रेजिन। चीड़ वृक्ष के लिसा से क्या तैयार होता है? राल या रेजिन, बिरोजा और टर्पेंटाइन। और क्या मिलता है? तारपीन। चीड़ वृक्ष के लिसा से क्या क्या मिल रहा है? लिसा से राल रेजिन मिल रहा है, बिरोजा या टर्पेंटाइन मिल रहा है, और तारपीन मिल रहा है। इनका प्रयोग किस में करते हैं? वार्निश करने में, रंग रोगन में, या बोर्ड पर पॉलिश करने में इनका प्रयोग करते हैं। तो लिसा से राल या रेजिन, बिरोजा, टर्पेंटाइन और तारपीन प्राप्त हो रहा है चीड़ वृक्ष के लिसा से। आगे देखो जरा, आगे लिखा है बबूल। बबूल आदि की लकड़ियों के छाल से रंग या पॉलिश आदि बनाए जाते हैं। आदि लकड़ियों की छाल से क्या मिल रहा है? रंग या पॉलिश आदि बनाए जाते हैं। हम लोग देखकर चलेंगे बबूल में। उसी के साथ में देखे जरा खैर वृक्ष। खैर वृक्ष के छाल से कत्था बनाया जाता है। खैर वृक्ष के छाल से क्या मिलता है? कत्था। और भोजपत्र के तने से कागज। भोजपत्र के तने से क्या मिलता है जी? कागज मिलता है। और खैर वृक्ष के छाल से कत्था मिलता है। सैमल, गुरेल और चीड़ से माचिस की तिल्ली और डिब्बिया आदि बनाए जाते हैं। सैमल, गुरेल और चीड़ से क्या मिलता है? माचिस की तिल्लियां और डिब्बिया आदि बनाई जाती है सैमल, गुरेल और चीड़ से जी। हम लोग देखकर चलते हैं। कपूर के पौधे से कपूर प्राप्त होता है। और देवदार से सुगंधित तेल और फर्नीचर बनाया जाता है। देवदार, सुगंधित तेल और फर्नीचर मिलता है।
विलो की लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले मिलते हैं, और वालनट व साल की लकड़ी से, वालनट व साल की लकड़ी से वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। और इस पुरुष के पेड़ से पैकिंग डिब्बे व फर्नीचर के काम आता है। तो पैकिंग डिब्बे बनाने के लिए स्प्रूस और वाद्य यंत्र बनाने के लिए वालनट या साल की लकड़ी। और देखो यहां पर लिखा है पीछे, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए हम लोग देखें विलो की लकड़ी, और सुगंधित तेल प्राप्त करने के लिए देवदार। और देखो सेमल, गुरेल और चीड़ की लकड़ी से माचिस, तिल्ली और डिब्बिया बनती है। भोजपत्र के तने से कागज बनता है, और ख्यार वृक्ष से की छाल से कत्था बनाया जाता है। हम लोगों को इन पॉइंटों को अंडरलाइन करके चलना है जो आप लोगों को बताया जी। तो हम लोग देखते हैं, डाटा बहुत ज्यादा हो जाएगा, फैक्चुअल है डाटा सारा। हम लोगों ने जो अंडरलाइन करवाया आप लोगों को सारा फैक्चुअल डाटा है, आप लोगों ने इसे अंडरलाइन किया है, और जल्दी से आप लोग इसे समाप्त करके चलना। कल हम लोग क्लास को थोड़ा खींच के चलेंगे जरा और भी। आज केवल फैक्चुअल डाटा ज्यादा था, इसलिए हम लोगों ने इसमें फैक्चुअल डाटा को अंडरलाइन किया। तो आप लोग ध्यान रखिए सभी अपना, और अच्छे से तैयारी करिए आप लोग जरा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से। हम लोग इसी प्रकार से ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करके चलिए। जो भी चीजें आपको आवश्यक लगेगी आप लोग कमेंट सेशन में हमें छोड़कर चलना। प्रयास करेंगे अब हम लोग थोड़ा और यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं चीजों पर कि टाइम को कैसे निकाल कर लाए, कैसे नहीं। तो हमारा पूरा प्रयास चलेगा। अब यहाँ पर जो भी सिचुएशन बन रही है, जैसे भी हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग चिंता न करें इन पर जरा, क्योंकि हमें मालूम है कि आप लोगों की क्लास बार बार डिस्टर्ब हो रही है हमारे कारण जी। तो लेकिन हम लोगों ने सही करने का प्रयास हर संभव करेंगे, आप लोग यकीन मानिए जरा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग आप लोगों से। धन्यवाद।